हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। तो आपका एग्जाम आ चुका है, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी नेट जेआरएफ एग्जाम राजनीति विज्ञान प्रैक्टिस सेट 2 है। ठीक है, एक प्रैक्टिस सेट पूरा करा दिया था और ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य क्या है? ठीक है, तो उदारवाद मुख्य रूप से व्यक्ति को साध्य और राज्य को क्या मानते हैं? साधन मानते हैं। ठीक है, किसको मानते हैं साध्य? व्यक्ति को। और राज्य जो है इनके अनुसार क्या है? साधन है। ठीक है, ये पॉइंट नोट ध्यान रखना आपको। और उदारवाद के अनुसार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया में राज्य एक साधन माना जाता है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, किसी साध्य के लिए राज्य एक साधन है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राज्यों की स्वायत्तता का जोरदार समर्थक रहा है? सेकंड राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। देखिए, जम्मू कश्मीर द्वारा लंबे समय से स्वायत्तता की मांग की जा रही है। हालांकि परिशिष्ट शक्ति के कारण स्थिति जो है ऐसी है, लेकिन पूर्व स्वायत्तता हेतु संघर्ष जारी है। नेक्स्ट है 19वीं सदी के उदारवाद का मूल मंत्र क्या था? थर्ड क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा यदभास यानी खुली प्रतियोगिता। तो 19वीं शताब्दी में उदारवाद द्वारा मुक्त बाजार व्यवस्था को सामान्य हित का उपयुक्त साधन मानते हुए राज्य के लिए अहस्तक्षेप नीति यानी अहस्तक्षेप, ठीक है, नीति, तो अहस्तक्षेप नीति का समर्थन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है समाजवादी राज्य निम्नलिखित में से किस पर जोर देता है? राजनीतिक समानता, संपत्ति का अधिकार, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक समानता। फोर्थ क्वेश्चन राइट ऑप्शन हो जाएगा आर्थिक समानता पर जोर देता है। तो समाजवाद का वास्तविक मतलब यह है, मतलब है कि समाज में आर्थिक असमानता न्यूनतम बनी रहे, जिससे आर्थिक समानता द्वारा सामाजिक तथा राजनीतिक समानता स्थापित की जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है फांसीवादी दर्शन का स्वरूप कैसा है? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वाधिकारवादी है। फांसीवाद एक सर्वशक्तिमान राज्य को समर्थन प्रदान करता है और इसके अनुसार राज्य की सत्ता परम, असीमित और अविभाज्य मानी गई है। ठीक है, परम भी, असीमित भी और अविभाज्य भी। ठीक है, अविभाज्य भी मानी गई है। और राज्य के हित के सामने व्यक्ति का हित गौण होता है, ये राज्य को महत्वपूर्ण मानते हैं। और मुसोलिनी के अनुसार राज्य के बाहर कुछ भी नहीं, इसके विरुद्ध कुछ भी नहीं और इससे ऊपर भी कुछ नहीं, ये कहा था मुसोलिनी ने इटली की। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के कार्यों का उदारवादी सिद्धांत है? सिक्स क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, उपयोगितावाद। ठीक है, तो उपयोगितावाद राज्य के कार्यों के उदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत उल्लिखित होता है, जो नकारात्मक उदारवाद का ही एक भाग है। और नकारात्मक मुख्य रूप से उदारवाद अहस्तक्षेप की नीति का जैसा कि समर्थन करता है और अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात करता है। उदारवाद का मूल तत्व क्या है? समानता, व्यक्ति स्वतंत्रता, पंथनिष्ठ में विकसित अर्थव्यवस्था। और राइट ऑप्शन हो जाएगा सेवन क्वेश्चन का ऑप्शन बी, व्यक्तिक स्वतंत्रता की बात करता है। एट क्वेश्चन है उदारवाद ने किसके विकास में सहायता की? समाजवाद, आदर्शवाद, फांसीवाद, पूंजीवाद। और एट क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, पूंजीवाद। तो उदारवाद के मुताबिक हस्तक्षेप की नीति या समझौते पर आधारित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का पोषण वस्तुतः पूंजीवाद को ही बढ़ावा देता है। नाइन्थ क्वेश्चन है उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य का कार्य क्षेत्र है न्याय प्रशासन और ब्राहा आक्रमण से रक्षा भी इनमें शामिल की जा सकती है। दूसरा, इसमें स्वास्थ्य और शिक्षा भी शामिल किए सकते हैं। तीसरा है सामाजिक सुधार को इसमें शामिल किया जा सकता नहीं किया सकता। और चौथा है कानून और स्वतंत्रता बनाए रखा सकता सीमित है। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 व 4। ठीक है, इसका नेक्स्ट है अधिकारों का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, ऐतिहासिक सिद्धांत, आदर्शवादी, कानूनी सिद्धांत। और 10 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत जो है सबसे प्राचीन है और इसका प्रचलन यूनानियों के समय से माना जाता है। ठीक है, किसके समय से? यूनानियों के समय से इसका प्रचलन माना जाता है। और मानवीय अधिकार पूर्णतः प्राकृतिक और जन्म सिद्ध होते हैं इसके अनुसार। नेक्स्ट है रूसों के सामान्य इच्छा संबंधी निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए। राज्य हमारे व्यक्तित्व का नैसर्गिक विस्तार है, यह नैतिक रूप से दूषित नहीं, यह सदैव सही इच्छा है, समाज एक जैविक इकाई है। 11 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 तथा 4 सही है।
1 तथा 4 सही, यानी राज्य हमारे व्यक्तित्व का नैसर्गिक विस्तार है और समाज एक जैविक इकाई है। 12 क्वेश्चन है, निम्नलिखित वीटो शक्तियों में से कौन अमेरिकी राष्ट्रपति को उपलब्ध है किंतु भारतीय राष्ट्रपति को नहीं? अस्तघन वीटो, निरपेक्ष वीटो, पॉकेट वीटो, सापेक्ष वीटो। और 12 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाए ऑप्शन डी, सापेक्ष वीटो। 13 क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा पदासीन सेक्रेटरी जनरल एक हवाई हादसे में मारा गया? 13 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, डैग हैमरशोल्ड। ठीक है, देखिए संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल डैग हैमरशोल्ड की एक हवाई हादसे में मृत्यु के बाद जनरल असेंबली का शेष अवधि के लिए यू थांड को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था। किसको बनाया गया था? यू थांड को। ठीक है, 14 क्वेश्चन है, स्थगन प्रस्ताव के द्वारा जनहित से जुड़ी आवश्यक समस्या को सदन के समक्ष लाया जाता है और इस प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी समस्या उपयुक्त नहीं है? यदि कर्ज के कारण किसानों ने आत्महत्या की हो, यदि रेल दुर्घटना हो गई हो, यदि लोगों की सुरक्षा खतरे में हो, यदि कई लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हो गई हो। 14 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा, यदि कई लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हो गई हो। ठीक है, तो ये कौन सी समस्या उपयुक्त नहीं, तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल का अंश है किंतु उसके महाभियोग के निर्मित अभिकरण का अंश नहीं है? राज्य विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधान परिषद। और 15 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य विधान सभा। ठीक है, नेक्स्ट है, आधुनिक प्रतिनिधित्व को इस रूप में भी माना जाता है? हेयर योजना, बहुल मतदान, सीमित मतदान, सूची प्रणाली। 16 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सूची प्रणाली। ठीक है, तो अत्याधुनिक जो है प्रतिनिधित्व सूची प्रणाली से संबंधित माना जाता है, आधुनिक प्रतिनिधित्व सूची प्रणाली से संबंधित। और बहुल मतदान, सीमित मतदान, एकल संख्यमणि मतदान, हेयर योजना बहुमत प्रणाली से संबंधित सिद्धांत है। ठीक है, आधुनिक प्रतिनिधित्व को सूची प्रणाली से, यानी आधुनिक प्रतिनिधित्व जो है उसको सूची प्रणाली से माना जाता है। बाकी हेयर योजना, सीमित मतदान, बहुल मतदान, ठीक है, ये एकल संख्यमणि प्रणाली, एकल संख्यमणीय प्रणाली। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संघ शोषित शासित क्षेत्र के प्रशासक को मुख्य आयुक्त कहा जाता है? लक्षद्वीप, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी। राइट ऑप्शन हो जाएगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ के प्रशासक को मुख्य आयुक्त कहा जाता है, जबकि दिल्ली, दमन, दीव, पुडुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के जो है को उपराज्यपाल कहा जाता है। इन लोगों को क्या कहा जाता है? उप राज्यपाल कहा जाता है। ठीक है, इन तीनों को। और जो है दादरा एवं नगर हवेली में इसे प्रशासक ही कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग सन 1906 का संस्थापक सदस्य नहीं था? ढाका के सलीमुल्लाह, नवाब मोहसिन उल मुल्क, मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां। 18 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, ये जो है संस्थापक सदस्य आगा खां, ढाका में स्थापना हुई थी 1906 में, और नवाब मोहसिन उल मुल्क ये थे सब। तो इनके नेतृत्व में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह नेतृत्व के उसमें नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906। ठीक है, 30 दिसंबर भी नोट कर लें। और 6 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी और मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे। प्रथम अध्यक्ष थे वकार उल मुश्ताक हुसैन। ठीक है, मुश्ताक हुसैन थे। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन, भारत में राज्यों के बीच होने वाले आपसी विवाद के समाधान उच्चतम न्यायालय में किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रस्तुत किए जाते हैं? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, मौलिक क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार, परामर्शात्मक क्षेत्राधिकार। 19 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। 20 क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक राजनीतिक दल के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। ठीक है, 20 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन भी हो जाएगा नागपुर अधिवेशन, दिसंबर 2020 से। ठीक है, और जैसा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा एक राजनीतिक दल के रूप में नागपुर अधिवेशन दिसंबर जो है 2020 से कार्य करना प्रारंभ हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना की, मलाया, जापान, सिंगापुर, बर्मा। 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, सिंगापुर में की। और इन्होंने और 15 दिसंबर, पहले तो आजाद हिंद फौज की स्थापना मुख्य रूप से कैप्टन मोहन सिंह ने मलाया में, ठीक है, मलाया में मोहन सिंह ने की थी, ये ध्यान रखना आपको, मोहन सिंह ने।
ठीक है, आजाद हिंद फौज की स्थापना। और मलाया में 15 दिसंबर 1941, मलाया में 15 दिसंबर 1941, ठीक है। तो 15 दिसंबर 1941 को की थी। और इसी क्रम में अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र द्वारा सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया गया था, ठीक है। कब? 1943 में 1943 में, ठीक है, सिंगापुर। नेक्स्ट है, गांधी जी द्वारा संचालित कौन से आंदोलन को एक आलोचक ने अराजकता का व्याकरण कहा है? असहयोग आंदोलन, दांडी सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। और 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन। तो जो असहयोग आंदोलन के दौरान धरने पर प्रदर्शन तथा कपड़ों के जलाए जाने से खिन्न होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे अराजकता का व्याकरण कह डाला था उन्होंने। नेक्स्ट है, इसमें मिलान करना है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद अली जिन्ना, मोतीलाल नेहरू, इंडियन नेशनल आर्मी, चंपारण सत्याग्रह, नेहरू प्रतिवेदन, खिलाफत आंदोलन। और मिलान करेंगे तो महात्मा गांधी, चंपारण सत्याग्रह 1917, ठीक है, बिहार के तिनगठिया पद्धति के उसमें। और सुभाष चंद्र बोस, इंडियन नेशनल आर्मी, मोहम्मद अली, खिलाफत आंदोलन से संबंधित, मोतीलाल नेहरू, नेहरू प्रतिवेदन या नेहरू रिपोर्ट। और 23 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और 24 क्वेश्चन है, विश्व विख्यात कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस की थी, विरोध का कारण था, क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, हंटर कमेटी की रिपोर्ट, खिलाफत का प्रश्न, रॉबर्ट। 24 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग में जनरल डायर द्वारा हजारों लोगों को गोलियां चलाई गई थी और हजारों लोग मारे गए थे। नेक्स्ट है, अध्यात्मक शासन प्रणाली जिस सिद्धांत के आधार पर परिचालित होती है वह सामूहिक उत्तरदायी, शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का विलयीकरण, उपयुक्त में से कोई नहीं। 25 का राइट ऑप्शन हो जाएगा शक्तियों का पृथक्करण। तो अध्यात्मक शासन प्रणाली मुख्य रूप से शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित होती है और इसमें सरकार के तीनों अंग अर्थात कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र माने जाते हैं। और अध्यात्मक शासन प्रणाली का उत्तम उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका माना गया है, ठीक है, यूएसए माना गया है। नेक्स्ट है, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को ब्रिटिश संसद ने पारित किया था। 26 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा 1947 में, ठीक है, 15 जुलाई 1947 में प्रस्तुत किया गया था। और जबकि लॉर्ड सभा में 16 जुलाई को और 18 जुलाई को 1947 उस पर शाही हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा, संसदीय मामलों के मंत्रालय, प्रधानमंत्री द्वारा। 27 का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। नेक्स्ट है, काउंसिल प्रवेश के प्रश्न पर निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के परिवर्तनवादी वर्ग का सदस्य नहीं था, ठीक है। और 28 का सरदार पटेल, विठल भाई पटेल, सीआर दास, मोतीलाल नेहरू। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा सरदार पटेल। तो अपरिवर्तनवादी कहे जाने वाले नेताओं में सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंसारी बाबू, राजेंद्र प्रसाद तथा दूसरे लोगों ने मिलकर विधानमंडलों में प्रवेश का विरोध किया। जबकि काउंसिल प्रवेश के प्रश्न के समर्थक थे सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल, एम आर जयकर आदि नेता थे, ठीक है। नेक्स्ट है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का गठन किया गया। मदन लाल ढींगरा, सरदार अजीत सिंह, श्यामजी कृष्ण वर्मा, इनमें से कोई नहीं। 29 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा। 30 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं था? 30 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा पंडित गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और राम मनोहर लोहिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबद्ध थे, ये तीनों, ठीक है। कौन नहीं संबद्ध था? तो ऑप्शन सी पंडित गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है, ये संबंधित नहीं थे। और पंडित गोविंद बल्लभ पंत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सुप्रसिद्ध नेता और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे, ये आपको ध्यान रखना है। ये उत्तर प्रदेश यानी यूपी के गोविंद बल्लभ पंत प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं,
ठीक है, मुख्यमंत्री रहे हैं। चलिए 31 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता, परंतु ये स्वतंत्रता अंतर्निहित है। 31 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता अलग से कोई बंद नहीं किया गया है, लेकिन 19 में ये निहित है, तो इससे लिखा हुआ है यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राजाओं की उपाधियों, विशेषाधिकारों तथा प्रिविलेज को समाप्त किया गया? और 32 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 43वें संशोधन द्वारा। 33 है, भारतीय संविधान के अनुसार किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई? केंद्र, स्थानीय निकाय, राज्य तथा केंद्र को। 33 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, केंद्र को प्रदान की गई है। 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? और 34 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, संघीय। ठीक है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में के अंतर्गत संप्रभु है, धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है, प्रजातांत्रिक है, आदि शब्दों का उल्लेख है, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष की जगह पंथ निरपेक्ष है, और धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष कह सकते हैं आप, और संघीय शब्द का उल्लेख नहीं, उनके स्थान पर राज्यों का संघ का हो। ठीक है, राज्यों का संघ कहा गया है। ठीक है, ये भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है? तो देखिए अनुच्छेद 370 था जो दर्जा प्रदान करता था, और ठीक है 35 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, और उपबंधित किया है, और अनुच्छेद 1 और 370 स्वयं जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू होंगे, और इसके अतिरिक्त अनुच्छेदों का होना राज्य की सरकार के परामर्श राष्ट्रपति पर अवतरित किया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की, लेकिन अब ये खत्म कर दिया गया है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 36 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, 18 भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में। ठीक है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 18 थी, जिसमें बांग्ला, असमिया, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। और संविधान के 92 संविधान संशोधन, ठीक है 92 संविधान संशोधन में, तो 92 संशोधन द्वारा इसमें कौन कौन से 4 जोड़े गए थे ये पूछ लेता है। तो बोडो, ठीक है, दूसरा मैथिली, तीसरा इस पे डोंगरी, और चौथी भाषा इसमें जोड़ी गई थी संथाली। ठीक है, तो अब कितनी भाषाएं हो गई हैं? 18 4 22। तो अब जो कुल मिला के कितनी भाषाएं हैं इस समय? 22 भाषाएं हैं, लेकिन अगर मूल रूप में पूछता है कि अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है तो 18 का है, लेकिन अब 52वां संशोधन हुआ, 92 संशोधन 92 वाला, तो उसमें जोड़ के ये जो है 22 भाषाएं हो गई। ठीक है, और कौन कौन सी जोड़ी गई ये जरूर पूछ लेता है, ये याद रखना आपको, बोडो, मैथिली, डोंगरी, संथाली। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति शब्दों के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का प्रयोग किया गया है? 37 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, 44वां संशोधन। तो 44वें संशोधन के अंतर्गत 352 में कौन से अनुच्छेद? 352। तो 352 में आंतरिक अशांति शब्द हटाकर पहली बार कौन से संशोधन द्वारा? 44वें संशोधन द्वारा। ठीक है, तो हटाकर इसे आंतरिक अशांति का स्थान, उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह रख दिया गया है, याद रखना है आपको 352 में, 352 जो है अनुच्छेद में उसमें। और सशस्त्र विद्रोह की कोई परिभाषा नहीं दी गई है, इस प्रकार एक साधारण घटना को भी सशस्त्र विद्रोह का नाम दिया जा सकता है, अथवा किसी वास्तविक विद्रोह को भी साधारण घटना माना जा सकता है। 38 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में समान न्याय एवं मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान है? ठीक है, और अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 38, 37, और 38 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 39 का। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 4, ठीक है, भाग 4 में राज्य के नीति निषेध तत्व अनुच्छेद 39, ठीक है, क के अंतर्गत समान न्याय
और निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करने की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। 39 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया प्रारंभ करने का अधिकार है। 39 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल संसद को है। ठीक है, किसको है? भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है जिसके द्वारा संशोधन की प्रक्रिया की जाती है? तो है 368। ठीक है, 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद को दी गई है और राज्य विधानमंडल संविधान के संशोधन के लिए कोई विधेयक अथवा प्रस्ताव शुरू करने का एकमात्र ढंग माना गया राज्य संघ की संसद के किसी सदन में विधेयक पुनः स्थापित करना। ठीक है, 40 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज की अवधारणा निहित है? ठीक है, और 40 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, भाग 4 में निहित है। अशोक मेहता समिति रिपोर्ट का संबंध है पंचायती राज, शहरी सरकार, नगरीय निगमों या सार्वजनिक निगमों से। 41 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए अशोक मेहता समिति का संबंध पंचायती राज से माना गया और इस समिति का गठन 1977 में जनता पार्टी सरकार ने किया था। किसने किया था? जनता पार्टी सरकार ने 1977 में। 42 है, कौन प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा का सदस्य था? 42 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, इंदिरा गांधी राज्यसभा की सदस्य थी। और श्रीमती इंदिरा गांधी जब सन 1966 में प्रधानमंत्री बनी तो राज्यसभा की सदस्य थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है क्योंकि पहली ये थी जो इंदिरा गांधी जो थी जो राज्यसभा का सदस्य थी जो प्रधानमंत्री बनी थी। ठीक है, तो 1966 में जब वो प्रधानमंत्री बनी थी। और इसके अलावा से सभी प्रधानमंत्री लोकसभा से निर्वाचित हुए हैं। नेक्स्ट है, यदि 2 अथवा ज्यादा राज्य सहमत हो तो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग गठन की व्यवस्था कौन कर सकता है? और 43 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद कर सकती है। ठीक है, तो संसद द्वारा संबंध राज्यों को विधानमंडल द्वारा पारित संकल्पों के अनुसरण करके ही संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है। 44 क्वेश्चन है, राज्य का प्रारंभिक उदारवादी चरण निम्नलिखित में से किससे पहले किया है? 44 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, सकारात्मक राज्य। ठीक है, तो उदारवाद के विकास का सही जो है प्रारंभिक अथवा नकारात्मक उदारवादी राज्य, सकारात्मक उदारवादी राज्य और समष्टिवादी राज्य और समाजवादी राज्य तथा कल्याणकारी राज्य। ठीक है, इस तरीके से सबसे पहले सकारात्मक राज्य। नेक्स्ट है, पंजाब में कूका विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? राइट ऑप्शन हो जाएगा 45 क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, बाबा राम सिंह ने। तो पंजाब में कूका आंदोलन का नेतृत्व बाबा राम सिंह ने किया था और इस आंदोलन के अंतर्गत 1872 में 49 विद्रोहियों को मार डाला गया था और आंदोलन को पूर्णतः कुचल दिया गया था। कब? 1872 1872 में। ठीक है, 49 जो है विद्रोहियों को कुचल दिया गया था। नेक्स्ट है 46, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों का वर्णन नहीं है पूछा है। ठीक है नहीं, नहीं है पूछा है, तो 46 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, जम्मू कश्मीर में नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ था जिसमें कितने प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? 47 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, तो 28 दिसंबर इसमें जो है, और जिसकी अध्यक्षता की थी WC बनर्जी। ठीक है, WC बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी, बोमेश चंद्र बनर्जी, और इसमें 72 प्रतिनिधि सम्मिलित थे। नेक्स्ट है 48 क्वेश्चन, संघ सूची में कौन से विषय नहीं है? संघ सूची की बात की जा रही है, तो संघ सूची में देखिए 99 प्रविष्टियां हैं और इन प्रविष्टियों के अंतर्गत महत्व के विषय सम्मिलित किए गए, जैसे भारत की रक्षा, संघ के सशस्त्र बल, विदेश कार्य, युद्ध और शांति, रेल, वायु मार्ग, डाक और तार, टेलीफोन, करेंसी, सिक्का, भारतीय रिजर्व बैंक इत्यादि। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे जो नहीं है, कृषि, सिंचाई और सड़कें। ठीक है, युद्ध, शांति, बैंक, बीमा खाते, ये सारी चीजें आती हैं केंद्र से संबंधित हैं। ठीक है, ये चीजें हैं जो ये राज्य से संबंधित है, राज्य सूची से। ठीक है, नेक्स्ट है 49 क्वेश्चन है जो है, ठीक है 49 क्वेश्चन है, संसदीय सरकार का अध्यक्ष होता है। 49 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रधानमंत्री संसदीय सरकार का अध्यक्ष होता है। ठीक है, जब क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति, जबकि सरकार का अध्यक्ष प्रधानमंत्री माना गया है। ठीक है,
नेक्स्ट है, सन 1947 में जब भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? 50 क्वेश्चन, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जेबी कृपलानी थे। ठीक है, तो जो है 14 जून 1947, 14 जून 1947 को कांग्रेस महासमिति की बैठक में गोविंद बल्लभ पंत द्वारा देश विभाजन की माउंटबेटन योजना जो थी उसको स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा गया, और जेबी कृपलानी उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट भी होता रहता है, तो आपको ध्यान रखना है। और 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आप सभी से। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।